क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना। कह तो दिया एक बार। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कह। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। मुझे अनिमेश से शादी करनी है। यह अनिमेश वही है ना जो कुछ दिन पहले यहाँ आया था? जी। और वह बंगाली है? जी। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी हैं। वह बंगाली तो जरूर ही मांस मछली खाता होगा। जी। यह शादी नहीं हो सकती। क्यों बड़े भैया? क्यों, क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। कहाँ है मेल इसमें? बट कैसे रह पाएगी उस एटमॉस्फेयर में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या यह मेल नहीं है? अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले खुद करेगी। लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है कि जो चाहे कर लेगी। अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूँ तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग 1000 सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। स्मिता को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्यबाण छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। स्मिता दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? आप नाराज हो गए? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं। तो जाओ कोर्ट में शादी कर लो, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया। स्मिता का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर वह प्रश्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी दुल्हन बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती थी। या तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी वह बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी, और अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और शायद इसलिए यह नाम उनके पर्सनालिटी और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पापा ने कर दी थी। मरने के पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन स्मिता, जो उनसे 15 वर्ष छोटी थी। के बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि और बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। स्मिता बड़े भाई से जितनी डांट खाती थी उतना ही वह उनकी सिरचड़ी भी थी। कोर्ट की शादी से स्मिता धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि अनिमेश के परिवार वालों को लगा जैसे वे लोग धोखा खा गए। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी। क्योंकि अनिमेश ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को ना हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग्य से पूछा, यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहाँ हम उत्तर भारत के, कहाँ वह बंगाली। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई मेरी परमिशन का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली तो मैं क्या कर सकता था? हाँ, आपको एक दावत ना मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय ने झेप कर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों का रहने का तौर तरीका, कल्चर सब अलग है। मैं तो इसलिए कह रहा था ना, कल्चर पृष्ठभूमि, कल्चर कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान, जिसमें आप भी हैं, कहते हैं ना कि शादी तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं? उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। स्मिता ने फिलोसफी में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर थी। अनिमेश दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए। बाकी देख लेंगे। आशा के विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अनिमेश ने घर वालों
ने कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। रात के 11 बजे होंगे। बड़े भैया टीवी पर एक धारावाहिक देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी तो बजी है, साथ ही कोई धड़ाधड़ बड़बड़ा भी रहा था। बड़े भैया को दहशत हुई कि कहीं कोई लुटेरा या आतंकवादी तो नहीं। धीरे धीरे सोचते दरवाजे तक आए। दरवाजे में लगे शीशे से झांक कर देखा, पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। कौन है? मैं हूँ। दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ कुछ परिचित सी लगी, पर धोखा भी तो हो सकता है, सोचकर बड़े भैया ने कड़क कर पूछा, मैं कौन? सिम्मी। लगा कि आवाज़ में जान ही ना थी। बड़े भैया प्यार से उसे सिम्मी बुलाते थे। बड़े भैया ने झट से दरवाज़ा खोला। स्मिता हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ी थी, ठीक किसी फिल्मी हीरोइन की तरह। पहले तो बड़े भैया की छाती से चिपट कर रोई, फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, केवल सुबह होने पर ही पूछेंगे, वैसे पूछने की जुर्रत भी क्या है। सवेरे वे अखबार पढ़ रहे थे। स्मिता सामने बैठी बेचैनी से प्याले प्लेट इधर उधर करते हुए सोच रही थी कि ये बड़े भैया हैं कैसे, कोई चिंता ही नहीं। अंत में जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने भैया के हाथों से अखबार छीनते हुए कहा, पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ? पूछने की क्या जरूरत है, पति पत्नी में तकरार होती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा। स्मिता ने गुस्से में कहा, यह तकरार नहीं है बड़े भैया, मैं वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। बड़े भैया ने हंसकर कहा, शाबाश बेटी, यह तूने बड़ा अच्छा किया है। इस घर में तेरी बड़ी कमी महसूस हो रही थी। आज लौकी के कोफ्ते बनाना बहुत दिन हो गए खाए हुए। भैया आप इसे मजाक समझ रहे हैं? जिंदगी में ऐसे फैसले कभी मजाक नहीं होते। तूने खुद शादी का फैसला किया, मैंने मान लिया। अब तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, यह भी मान लिया। तू चिंता मत कर, यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा है। एक बार भी तो नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, मानो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। स्मिता तो सब कुछ उगलना चाहती थी, कब तक चुप बैठी रहती। अचानक वह सिसकने लगी, रोते रोते बोली, बड़े भैया उन्हें बहू नहीं एक नौकरानी चाहिए। दिन भर घर में चक्की की तरह पिसती रहती हूँ, पर किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। किसी से क्या मतलब? कहा ना किसी को भी नहीं। पर तू कॉलेज पढ़ाने तो अब भी जाती है ना? सो तो जाती हूँ, पर मेरे पीछे कोई भी काम नहीं करता, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो तू नौकरी छोड़ दे। रुपया जो कमा कर लाती हूँ, रुपया भी तो चाहिए उन्हें। और अनिमेश का क्या कहना है? पहले तो मेरी ओर से कुछ बोलते भी थे, पर अब माता पिता और बहन के दबाव में उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया है। कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल कर नहीं रहती। अब आप ही बताइए, क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपने तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह एक ही सांस में कह गई सब कुछ। गंभीरता से विचार करते हुए बड़े भैया ने कहा, यह बात तो ठीक है। अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ? सच ही तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा किया जो तू वह घर छोड़कर चली आई, हमेशा हमेशा के लिए। स्मिता को समझ ना आया कि बड़े भैया ताना दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अक्सर ऐसी ही दोहरी बात करते हैं, उनका समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? करना क्या है, आराम से यहाँ रह और चैन की बांसुरी बजा। हाँ, कॉलेज जाना मत छोड़ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भैया ने समझाते हुए कहा और फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अब कुछ नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा? स्मिता के तने हुए चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ आई। बड़े भैया कभी नहीं बदलेंगे। 7 दिन हो गए। स्मिता के खिले हुए मुखड़े पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। बड़े भैया के समर्थन और आश्रय प्रदान से उसे बड़ी तसल्ली हुई थी। पहले तो यही सोचा था कि देखते हैं कि वे डांटेंगे और फटकार लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर बड़े भैया को छोड़कर उसका था ही कौन? क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है? कुछ तो नहीं, कुछ तो है, स्मिता ने झिझकते हुए कहा। आप वहाँ कहलवा दीजिए कि मैं हूँ और बड़े आराम से हूँ, उन्होंने जोड़ते हुए कहा। मैं क्यों कहूँ ऐसा, पर लगता है तेरे दिल में अनिमेश के लिए कुछ जगह है, इसलिए परेशान है। स्मिता ने झल्लाकर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। क्या उनको मेरी परवाह है? इसलिए तो कहता हूँ, बड़े भैया ने हंसकर कहा। जब एक बार फैसला घर छोड़ने का कर लिया तो अब उसी पर अटल रहे। स्मिता चुप हो गई। इतवार का दिन था। छुट्टी के हिसाब से सब काम धीरे धीरे हो रहा था। घंटी बजी तब स्मिता अपने कमरे में थी। मैरी के सिवा कौन होगा? वह भी तो आराम से आएगी। बड़े भैया ने धीरे धीरे उठकर दरवाज़ा खोला। तुम? बड़े भैया ने चौंक कर पूछा। यहाँ क्यों आए हो? स्मिता से मिलने आया हूँ।
अनिमेष ने चीखते हुए कहा। वह तुमसे नहीं मिलना चाहती, कहकर उन्होंने तड़ाक से दरवाज़ा बंद करने की नाकामयाब कोशिश की। बड़े भैया, अनिमेष ने बड़े सम्मान से कहा, आपसे तो बात कर सकता हूँ या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? भैया ने सोचते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर याद रखना मुझे तुम मूर्ख मत समझना। अनिमेष ने झुककर उनके घुटने छूते हुए कहा, ऐसी जरूरत कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ। स्मिता ने अनिमेष को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भैया ने डांट कर कहा, सिमी तो अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। स्मिता सहम कर अंदर चली गई। चाय मेज पर रखी थी। बड़े भैया ने चाय का प्याला भर कर अनिमेष की ओर बढ़ाया। यहाँ क्यों आए हो? मैं स्मिता को लेने आया हूँ, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वह तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है। दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? क्या तुम उसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखते? जब तुम उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का यह कर्तव्य नहीं कि घर के कार्यों में उसका हाथ बटाए? समझाना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे मम्मी पापा से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन बदतमीज़ है? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा थोड़ा सम्मान से पेश आए, आखिर वे मेरे मम्मी पापा हैं। ओह, सम्मान से पेश नहीं आती? पढ़ा कर तो तुम भी आते हो, क्या आते ही झाड़ू पोंछा और खाना खाना बनाने लग जाते हो? थोड़ी देर तो नवाब साहब की तरह बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार करते ही हो। निमेश उत्तर के लिए सही शब्द नहीं पा सका। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। अरे आते ही थकी मांदी लड़की से सब यह उम्मीद करें कि काम में जुट जाए और समाज से भी पेश आए, यह सोचकर तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा अन्याय किया है। बड़े भैया ने सिर हिलाते हुए कहा, ये आप समझ नहीं रहे हैं। वह किसी भी सूरत में मुझसे और मेरे परिवार से घुल मिलकर नहीं रहना चाहती। यानी तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। यह शादी तुमने भावना में बहकर जल्दबाजी में कर ली। जी ऐसा तो नहीं था। हमने सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर किया था। असलियत की दुनिया कल्पना की दुनिया से बहुत अलग होती है ना दामाद बाबू। अब जब समझ ही लिया है कि यह शादी एक भूल थी, तो यहाँ करने क्या आए हो? मैं उसे समझाना चाहता हूँ। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है? सुनो दामाद बाबू, सिम्मी तुमसे ना तो मिलेगी और न ही यहाँ से जाएगी। तुम जा सकते हो। उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। भैया, स्मिता से बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कैसा पति कैसी पत्नी? कहा ताकि स्मिता भी साफ साफ सुन ले। सिम्मी, तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यह अच्छी तरह समझ लो। स्मिता के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। ऐसी आशा ना थी कि बड़े भैया अनिमेष का इतना अपमान करेंगे। उसे अनिमेष पर न जाने क्यों तरस आने लगा। जो भी हो, मैं मिलकर ही जाऊं। अनिमेष ने स्मिता के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। ठहर जाओ, बड़े भैया ने डांट कर कहा। मैं इतना कमीना तो नहीं हूं कि तुम्हें घर से बाहर उठाकर फेंक दूं, पर सिम्मी से मिलने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। इधर वाला कमरा खाली है, वहां जब तक मर्जी हो रहो, पर सिम्मी से मिलने की कोशिश मत करना। अनिमेष लाचारी से कमरे में चला गया। स्मिता थोड़ी देर में बाहर आई तो चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बड़े भैया ने रूखे स्वर में कहा, मैंने अनिमेष को डांट दिया है। अगर अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो उससे बात मत करना। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहो। हाँ, नौकर के हाथ नाश्ता और खाना मेरे कमरे में ही भिजवा। भैया दोनों कमरों के बीच वाले कमरे में आराम से बैठ गए और दोनों पर नजर रखने लगे। कुर्सी पर बैठे बैठे भैया को कब पता नहीं नींद आ गई। 2 घंटे बाद जब भैया की नींद खुली, जब उन्होंने इधर उधर देखा तो वह कमरे में नहीं था और ना ही कहीं पर अनिमेष था। जोर जोर से हंस पड़े। आखिर उनकी तरकीब काम कर गई थी। अगले साल स्मिता गोद में अपना बच्चा लेकर बड़े भैया के पास आई। अनिमेष साथ में था। बड़े भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। बच्चा भी है, इसलिए सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। दोनों ने शर्मा कर मुंह नीचे कर लिया। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए पढ़ती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।